हेलो साथियों। फिजिक्स के यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय बलदेव सर में आपका स्वागत है। आज हम 12th क्लास का टॉपिक लेकर के आए हैं गाउस लॉ। बहुत ही आसान अपने तरीके से गाउस लॉ को पढ़ेंगे, यानी कि अपने को यहीं के यहीं अपने पास गाउस लॉ याद हो जाएगा। तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि हम अपने पास ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इसका लाभ दे सकें। हाँ जी, अपना टॉपिक है गाउस का नियम और इसके अनुप्रयोग। तो सबसे पहले इसके अंदर अपने पढ़ते हैं विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स क्या होता है और अपने इसको किस तरीके से परिभाषित करते हैं। देखिए, किसी विद्युत क्षेत्र में रखे पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स कहते हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए ये कोई भी एक क्षेत्रफल है, इससे गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या। अब ये अपने पास इसमें दो चीजें हैं, एक अपने पास इसका क्षेत्रफल सदिश है और दूसरा अपने पास ई वेक्टर है। अगर दोनों के बीच का कोण थीटा हो तो जो अपने पास फ्लक्स होगा फाई, वो विद्युत क्षेत्र का क्षेत्रफल सदिश की दिशा में घटक कितना आ जाएगा, ई कोस थीटा। तो अपने पास आ जाता है ई डी ए कोस थीटा, और इसी को अपने लिखते हैं ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। यानी कि अपने पास विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के डॉट प्रोडक्ट यानी कि अदिश गुणनफल के बराबर होता है। इसका मतलब दो सदिश राशियों के अदिश गुणनफल से कोई राशि प्राप्त होती है तो उसको अपने बोलते हैं अदिश राशि। तो जो अपने पास फ्लक्स है वो कौन सी राशि है, अदिश राशि है। और दूसरी बात में अपने ये बोल सकते हैं कि जो विद्युत फ्लक्स होता है वो सिर्फ क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को दर्शाता है। तो वो एक नियतांक होगा और अपने पास उसका जो अपने पास है अदिश राशि होगी, यानी कि बल रेखाओं की संख्या होगी तो वो अपने पास कौन सी होगी, अदिश राशि होगी। तो अपने पास यहाँ पे लिख सकते हैं कि विद्युत फ्लक्स कौन सी राशि है, अदिश राशि है। विद्युत फ्लक्स अदिश राशि है। और इसका ऐसा ही मात्रक मात्रक देखिए इसका क्या होगा। अपने पास विद्युत क्षेत्र का न्यूटन पर मीटर होता है, सॉरी अपने पास न्यूटन पर कुलाम होता है। E इज इक्वल टू एफ अपॉन में क्यू। कहाँ से आता है, देखिए विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू एफ अपॉन में क्यू। एफ का मात्रक हो गया न्यूटन, क्यू का हो गया कुलाम। तो न्यूटन पर कुलाम तो आ गया विद्युत क्षेत्र का, इनटू आता है क्षेत्रफल तो उसका आ गया मीटर स्क्वायर। अब इसकी विमा भी लिख देते हैं अपने पास। देखिए न्यूटन की विमा आ जाएगी m1 L1 T-2, और मीटर स्क्वायर है उसकी कितनी आ जाएगी L2, गुलाम की आ जाएगी A1 T1। इन सभी को अपने सॉल्व करते हैं तो अपने पास विमा क्या बन जाएगी, m1 L3 T-3 A-1। अब अपने क्षेत्रफल सदिश देखते हैं। अगर अपने पास अलग अलग क्षेत्रफल और क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र के बीच में कोण हो, पहले अपने पास है कि अगर अपने पास कोई भी क्षेत्रफल सदिश है वो उसकी दिशा में ही हो, यानी कि जिस तरफ क्षेत्रफल सदिश है उसी तरफ अपने पास क्या हो, ये ई वेक्टर है और इसके अपने पास जो क्षेत्रफल सदिश है वो इस तरीके से है। ये अपने पास क्षेत्रफल है और क्षेत्रफल सदिश इसके लंबवत बाहर की ओर हो जाएगा। तो अब इसका मतलब ई वेक्टर और डी ए वेक्टर के बीच में कोण कितना है, जीरो। ई वेक्टर और डी ए वेक्टर के बीच का कोण कितना है, जीरो। तो यहाँ पर अपने पास फॉर्मूला बन गया ई डी ए कोस थीटा। कोस जीरो की वैल्यू होगी 1, तो अपने पास आंसर आ जाएगा ये वाला ई डी ए कोस जीरो की वैल्यू कितनी होगी, 1। दूसरा अपने पास देखिए यहाँ पर ये कोण कितना है, 90 डिग्री है। क्षेत्रफल सदिश होता है क्षेत्रफल के लंबवत बाहर की ओर। ये तो अपने पास क्षेत्रफल सदिश हो गया, और ये अपने पास दे रखा है विद्युत क्षेत्र, दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री। तो कोस 90 का मान कितना हो गया, 0। और कोस 0 होते ही अपने पास फ्लक्स का मान भी कितना हो गया, 0। नेक्स्ट अपने पास किसी भी कोण थीटा के लिए, किसी भी कोण थीटा के लिए जो अपने पास फ्लक्स आएगा वो अपने पास देखिए विद्युत क्षेत्र का क्षेत्रफल सदिश की दिशा में घटक कितना आ जाता है, ई डी ए कोस थीटा। यानी कि अपने पास ई कोस थीटा घटक आ गया, इनटू आ गया क्षेत्रफल सदिश।
ई कोस थीटा इस दिशा में घटक आ गया और अपने पास डी ए क्षेत्रफल आ गया, तो सीधा अपने पास आंसर आ जाएगा ए डी ए कोस थीटा। तो ये अपने पास था कौन सा, विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स को अपने दोबारा देखें, अगर परिभाषित करें तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है, किसी भी क्षेत्रफल के लंबवत, या अपने पास बोल सकते हैं विद्युत क्षेत्र में रखे किसी भी क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं या बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। बहुत ही आसान सी डेफिनेशन है इसकी, क्या होगी, अगर अपने पास बोले तो विद्युत क्षेत्र में रखे क्षेत्रफल सदिश के लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं या बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है, विद्युत फ्लक्स कहलाता है। इसके बाद देखिए विद्युत फ्लक्स के अंदर जो अपने पास निवेशी फ्लक्स होता है उसको धनात्मक लिया जाता है और निर्गत फ्लक्स को ऋणात्मक लिया जाता है। इसका क्या मतलब है, देखिए मान लीजिए अपने पास कोई भी क्षेत्रफल इस तरीके से है, उससे गुजरने वाला फ्लक्स अपने पास यहाँ पर इस तरीके से होगा। अब इसमें जो फ्लक्स एंटर कर रहा है, यहाँ पर प्रवेश कर रहा है, उसको अपने लेंगे धनात्मक, और जो यहाँ पर बाहर निकल रहा है उसको अपने लेंगे ऋणात्मक। यानी कि जो निर्गत फ्लक्स है, सॉरी, जो अपने पास निर्गत फ्लक्स है वो तो अपने पास क्या हो जाएगा, धनात्मक, और जो निवेशी फ्लक्स है वो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। तो यानी कि प्रवेश कर रहा है वो नेगेटिव, और जो बाहर निकल रहा है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। किसी भी पृष्ठ के लंबवत बाहर गुजरने वाला फ्लक्स क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा, और उसमें प्रवेश करने वाला फ्लक्स, किसी भी तरीके से लंबवत प्रवेश करने वाला फ्लक्स क्या हो जाएगा, ऋणात्मक लिया जाता है। ये अपने पास इस फ्लक्स के अंदर जो अपने चिन्ह परिपाटी जिसको अपने बोलते हैं वो है। यानी कि इसमें अगर अपने पास निवेशी होगा तो ऋणात्मक होगा और निर्गत होगा तो धनात्मक होगा। इसके बाद देखिए आवेश वितरण। जो भी अपने पास चालक है, चालक की सतह पर आवेश किस तरीके से वितरित है। पहला देखिए रेखीय आवेश वितरण। यदि किसी चालक की एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा, यानी कि किसी चालक की एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा क्या कहलाती है, रेखीय आवेश घनत्व कहलाती है। यानी कि अगर आवेश यदि सिर्फ चालक की लंबाई के अनुदिश वितरित हो, चालक कहां पे वितरित हो, लंबाई के अनुदिश वितरित हो, तो इस प्रकार का जो आवेश वितरण होता है उसको अपने पास बोलते हैं रेखीय आवेश वितरण। उसको अपने क्या बोलते हैं, रेखीय आवेश वितरण। उसमें अपने पास आता है रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, चालक की एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। यानी कि लेमडा बराबर कितना हो जाएगा, आवेश की मात्रा अपॉन में चालक की लंबाई, यानी कि एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा क्या कहलाती है, रेखीय आवेश घनत्व कहलाती है। बहुत ही इसकी सिंपल सी परिभाषा है कि प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की जो भी मात्रा होगी उसको अपने क्या बोलते हैं, रेखीय आवेश घनत्व। और अगर अपने पास चालक की सिर्फ लंबाई पर आवेश वितरित हो तो इस प्रकार अपने बोलते हैं रेखीय आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण कहां पे होगा, किसी चालक तार या अपने पास वलय आदि पर जो आवेश होता है वो कौन सा होता है, रेखीय आवेश वितरण होता है। कौन सा होता है, रेखीय आवेश वितरण होता है। नेक्स्ट अपने पढ़ते हैं पृष्ठीय आवेश वितरण। पृष्ठीय आवेश वितरण को अपने प्रदर्शित करते हैं सिग्मा से। अब वो अपने पास कहां पे था, सिर्फ लंबाई में वितरित था, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल पर वितरित हो जाएगा। कहां पर, क्षेत्रफल पर। यदि किसी चालक के क्षेत्रफल पर आवेश वितरित है, यानी कि लंबाई और चौड़ाई दोनों पर आवेश वितरित है, तो इस प्रकार के वितरण को अपने बोलते हैं क्षेत्रीय आवेश वितरण। यानी कि अगर अपने पृष्ठ के ऊपर इस तरीके से आवेश विद्यमान है तो उसको अपने बोलते हैं पृष्ठीय आवेश वितरण। अब अपने पास जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है उसको किस तरीके से परिभाषित करते हैं, किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को, वो अपने पास था एकांक लंबाई पर और ये अपने पास है एकांक क्षेत्रफल पर। एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की जो भी मात्रा होगी उसको अपने पास बोलते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। उसको अपने बोलते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। उसको लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं अपने को, किसको, रेखीय आवेश वितरण को लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, पृष्ठीय आवेश वितरण को सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं।
किससे? सिग्मा। वो अपने पास था लेमडा इज इक्वल टू क्यू बाई एल, तो ये अपने पास होगा क्यू बाई ए। दोनों को कंपेयर करके पढ़ो, बहुत ही आसान हो जाएगा। सिग्मा बराबर आवेश की मात्रा बटा में चालक का क्षेत्रफल, वहां पे लंबाई था, यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल हो जाएगा क्यू बाई ए। तो इसका मात्रक देखिए क्या बन गया अपने पास, कुलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है? कुलाम। क्षेत्रफल का क्या हो गया? मीटर स्क्वायर, कुलाम पर मीटर स्क्वायर। अब अपने पास इनकी विमा देखते हैं। कुलाम की विमा क्या होती है? आवेश है, कितनी हो जाएगी? A1T1, और बटा में मीटर स्क्वायर का है, कितना हो जाएगा? L2, तो विमा होगी L-2T1A1। ये अपने पास इसकी विमा बन गई, मात्रक बन गया कुलाम पर मीटर स्क्वायर। अब देखिए अपने पास चालक के नुकीले भागों पर पृष्ठीय आवेश घनत्व का मान अधिकतम होता है। इसका मान यहाँ पे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब देखिए, अपने पास कोई भी चालक बनाते हैं, उस चालक के अंदर इस तरीके से है, ये वाला चालक है। इसके अगर अपने पास सारी जगह एक समान आवेश वितरित है, अपने पास इसके पृष्ठ पर इस तरीके से आवेश वितरित है, तो इस जगह जो आवेश वितरण होगा वहां पर अपने ये देखते हैं कि यहाँ पर क्षेत्रफल का मान क्या होगा? बहुत ही कम होगा। क्षेत्रफल का मान क्या होगा? बहुत कम होगा, और आवेश क्या होगा? ज्यादा होगा। तो क्यू बाई ए, अपने पास जो आवेश का मान बहुत ज्यादा होगा, तो अपने पास ये बोल सकते हैं कि इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व भी क्या होगा? अधिकतम होगा। क्षेत्रफल कम हो गया, इस पे अपने क्या बोलेंगे? क्षेत्रफल यहाँ पे कम है और आवेश का मान तो सेम ही है, तो क्षेत्रफल अगर कम होगा तो पृष्ठीय आवेश घनत्व का मान क्या होगा? ज्यादा होगा। अपने इसलिए बोलते कि नुकीली सतहों पर पृष्ठीय आवेश घनत्व का मान क्या होता है? अधिकतम होता है। और अगर अपने पास समतल सतह पर तो आवेश क्षेत्रफल का मान अधिकतम होगा, और क्षेत्रफल का मान अधिकतम होगा तो सिग्मा का मान न्यूनतम होगा। तो अपने बोल सकते हैं कि चालक के नुकीले सिरों पर पृष्ठीय आवेश घनत्व का मान अधिकतम होता है, और अपने पास समतल सतह के ऊपर अपने पास इसका मान क्या होता है? न्यूनतम होता है। अब अपने नेक्स्ट पढ़ते हैं, कौन सा? आयतन आवेश वितरण। आयतन आवेश वितरण में देखिए, अगर अपने पास किसी भी चालक के आयतन में, आयतन का मतलब है कि अपने पास उसके संपूर्ण भाग में अगर अपने पास आवेश वितरित है, इस तरीके से अपने पास चालक है और इसके अंदर आवेश वितरित है, तो अपने पास इस प्रकार के वितरण को बोलते हैं आयतन आवेश वितरण। आयतन आवेश वितरण में अपने पास आयतन जो घनत्व लेते हैं, आयतन आवेश घनत्व, उसको किस तरीके से परिभाषित करते हैं? देखिए, किसी चालक के एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा आयतन आवेश घनत्व कहलाती है, इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। तीन प्रकार के आवेश वितरण पढ़े अपनों ने, एक पढ़ा है लेमडा, दूसरा पढ़ा है सिग्मा, तीसरा आ जाएगा रो। ये अपने पास होता है क्यू बाई एल, ये अपने पास होता है क्यू बाई ए, और ये होता है क्यू बाई वी। यानी कि फर्स्ट वाला ये अपने पास एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा, सेकंड वाला हो जाएगा एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा, और थर्ड वाला हो जाएगा एकांक आयतन में आवेश की मात्रा। तो इसका मात्रक देखिए, लेमडा का मात्रक हो जाएगा कुलाम पर मीटर, सिग्मा का मात्रक हो जाएगा कुलाम पर मीटर स्क्वायर, और रो का मात्रक हो जाएगा कुलाम पर मीटर क्यूब। और ये अपने पास कहां पर होता है? लेमडा। लेमडा अपने पास लंबाई के अनुदिश होता है, ये अपने पास क्षेत्रफल में वितरित होता है, और जो अपने पास रो होता है वो कहां पर होता है? आयतन में वितरित होता है। तो अपने पास ये आयतन मतलब ठोस बोले या ठोस घन के अंदर अपने पास क्या होगा? इस तरीके का आवेश वितरण रहेगा। अब अपने पास देखिए, सतत आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र, यानी कि अगर अपने पास तीन प्रकार का आवेश वितरण है, तो उनके कारण जो अपने पास है विद्युत क्षेत्र का मान किस तरीके से आता है? विद्युत क्षेत्र का मान अपने पास, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपने पहले यूनिट में पढ़ चुके हैं, E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन में क्या होती है? आर स्क्वायर। अगर अपने पास लेमडा यानी कि रेखीय आवेश वितरण है, तो लेमडा इज इक्वल टू होगा डी क्यू बाई डी एल, डी क्यू बाई डी एल।
तो यहां से जो डी क्यू का मान है वो कितना आ गया, लेमडा डीएल, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होता है E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। तो E के अंदर जो अपने पास डी क्यू है उसका मान रख दिया के लेमडा डीएल अपॉन में आर स्क्वायर। अब ये तो किसी एक अल्पांश के लिए था, एक छोटे अल्पांश के लिए, जैसे मान लीजिए ये वाला अल्पांश है अपने पास, ये डीएल अल्पांश है, उसके लिए जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो डीई है। पूरी लंबाई के लिए इसका मान कितना आ जाएगा, पूरी लंबाई के लिए इसका करेंगे समाकलन। समाकलन करोगे तो अपने पास किसका समाकलन होगा, जो अपने पास है 1 अपॉन में आर स्क्वायर का, और 1 अपॉन में आर स्क्वायर का समाकलन अपने करेंगे -1 अपॉन में आर, यानी कि 2 के लेमडा अपॉन में आर, इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो अपने एक बार सीधा ही लिख लेते हैं इसको, कितना आ जाएगा अपने पास E इज इक्वल टू के लेमडा डीएल अपॉन में आर स्क्वायर इंटू आर केप। ये अपने पास क्या गया, विद्युत क्षेत्र का अपने पास मान आ गया, किसके कारण, रेखीय आवेश वितरण के कारण। इसी तरीके से अगर अपने पृष्ठीय आवेश वितरण की बात करें, तो पृष्ठीय आवेश वितरण के अंदर जो अपने पास चालक का घनत्व होगा वो क्या होगा, सिग्मा होगा। तो अपने पास सिग्मा इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी ए होता है, सिग्मा इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी ए होगा, तो डी क्यू बराबर हो जाएगा सिग्मा इंटू डी ए। तो ये अपने पास आ गया डी क्यू का मान। ई का मान होता है के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, क्यू का मान रखोगे तो डी ई का मान कितना हो जाएगा, ये देखिए अपने पास डी ई का मान हो जाएगा के सिग्मा डी ए अपॉन में आर स्क्वायर। ये एक अल्पांश के लिए और पूरे क्षेत्रफल के लिए निकालना है, तो इसका क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। सेम वही अपने पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा के सिग्मा डी ए अपॉन में आर स्क्वायर। ये अपने पास किसके कारण मान आ जाता है, ये अपने पास मान आ जाता है पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आ जाता है। और इसके बाद अपने पास एक समान आयतन वितरण, अगर अपने पास आयतन में आवेश वितरित है, यानी कि किसी भी पृष्ठ के आयतन में आवेश वितरित है, तो आवेश का मान कितना हो जाएगा, जिसे अपने पास रो आता है, रो इज इक्वल टू हो गया डी क्यू अपॉन में डीवी। तो यहां से अगर अपने को डीवी का मान निकालना है तो कितना हो जाएगा, रो इंटू डीवी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होता है E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। तो यहाँ पर जो अपने पास आवेश है, किसी भी अल्पांश के ऊपर आवेश का मान कितना है, डी क्यू, तो E का मान हो जाएगा के डी क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। डी क्यू का मान रखेंगे, डी क्यू का मान रखेंगे कितना, रो डीवी। तो अपने पास जो डीई का फॉर्मूला बनेगा, डीई का फॉर्मूला बन जाएगा, वो क्या बन जाएगा, के रो डीवी अपॉन में आर स्क्वायर। ये किसी अल्पांश के कारण है। अगर अपने संपूर्ण चालक के कारण करेंगे तो संपूर्ण चालक के कारण किससे हो जाएगा, इंटीग्रेशन से हो जाएगा। इंटीग्रेशन करके अपने इसको अपने कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि अपने पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान अल्पांश के लिए कैसे आ जाता है, अल्पांश के लिए अपने पास डीई आ जाएगा, और कुल का करेंगे तो उसका क्या कर लेंगे, इंटीग्रेशन कर लेंगे। ये अपने पास तीनों आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान अपनों ने कर लिया है। इसके बाद का जो अपने पास 3 प्रकार के आवेश वितरण है, और तीनों प्रकार के आवेश वितरण के कारण अपनों ने क्या कर लिया है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कर लिया। अब इसके अंदर जो अपने पास कुछ पॉइंट और दे जाते हैं, जिसे अपने पास विद्युत द्विध्रुव के अंदर अपने पास ध्रुवीय या अध्रुवीय, ध्रुवीय या अध्रुवीय अणु कौन से होते हैं, वे अणु या परमाणु जिनके धनावेश और ऋणावेश के केंद्र संपाती नहीं होते, ध्रुवीय अणु कहलाते हैं। नॉर्मल सी बात, अगर किसी भी आवेश के अंदर प्लस और माइनस अलग अलग है, संपाती नहीं है दोनों के द्रव्यमान के अंदर, तो इसको अपने क्या बोलते हैं, ध्रुवीय अणु बोलते हैं। जैसे अपने पास प्लस और माइनस अपने पास इन दोनों का केंद्र समान हो, वे परमाणु जिनका धनावेश और ऋणावेश के केंद्र संपाती होते हैं, क्या कहलाते हैं, अध्रुवीय अणु कहलाते हैं। जैसे अपने पास हो गया H2, ये अपने पास अध्रुवीय अणु है। जबकि अपने पास देखिए NaCl, NaCl में Na पॉजिटिव का केंद्र और Cl नेगेटिव का केंद्र अलग अलग होता है। HCl में H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव का केंद्र अलग अलग होता है। और H2O में भी अपने पास H और OH के अपने पास धनावेश और ऋणावेश के केंद्र क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। अगर ये अपने पास अलग अलग होते हैं तब तो अपने पास किस तरीके के होंगे अणु, ध्रुवीय अणु होंगे, यानी कि उनमें अपने प्लस और माइनस क्या हो रहे, अलग अलग अपने उनको परिभाषित कर सकते हैं। अगर अपने इनको धनावेश और ऋणावेश के केंद्र को अलग अलग परिभाषित नहीं कर सकते, तब वे अणु अपने पास क्या कहलाते हैं, अध्रुवीय
अणु या अध्रुवीय परमाणु कहलाते हैं। तो अपने पास ध्रुवीय और अध्रुवीय का कंसेप्ट सिर्फ इतना सा है कि अगर अपने पास ध्रुवित हो रहा है अणु, यानी कि धनावेश और ऋणावेश अलग अलग है, तब तो अपने पास वो क्या हो जाएगा, ध्रुवीय हो जाएगा। और अगर अपने पास संपाती है तो वो कौन सा हो जाएगा, अध्रुवीय। नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर देखिए क्या आएगा अपने पास, नेक्स्ट टॉपिक में अपने पास चलते हैं गाउस का नियम या प्रमेय। सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का टॉपिक जो अपने पास जो भी टॉपिक लेकर के चले थे अपने आज, जिसको अपने को समझना है वो क्या है, गाउस का नियम। इसको बहुत ही आसानी से पढ़ना है। इस गाउस को नियम को समझने के लिए अभी तक अपनों ने इतने जो छोटे छोटे टॉपिक्स थे वो अपनों ने पढ़े थे, क्योंकि जब तक अपने पास पहले वाले टॉपिक समझ में नहीं आएंगे तब तक अपने गाउस को परिभाषित नहीं कर सकते, समझ में नहीं आएगा अपने को। अब देखिए ये नियम क्या है, गाउस का नियम देखिए। इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स, उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुणा होता है। जैसे मान लीजिए ये अपने पास कोई भी एक गाउसीय पृष्ठ है, इस पृष्ठ से अपने पास इसमें दो प्रकार के आवेश है, एक अपने पास Q1 है और एक अपने पास Q2 है। तो इनके कारण जो भी अपने पास फ्लक्स का मान आएगा, ये मान लीजिए इसके कारण ये फ्लक्स φ1 आ गया, इसके कारण अपने पास अलग फ्लक्स आ रहा है, तो इसके दोनों के कारण जो फ्लक्स का मान है वो दोनों आवेशों के योग यानी कि समेशन Q का 1/ε0 गुणा होता है। ये अपने पास गाउस की प्रमेय का स्टेटमेंट है, यानी कि अपने पास गाउस की प्रमेय का कथन है, जिसको अपने पास बोलते हैं। गाउस की प्रमेय का कथन अपने पास क्या है, फाई का मान फाई इज इक्वल टू समेशन Q अपॉन में ε0, कितना सही है। अब देखो अपनों ने जो पहले अभी पढ़ा था फ्लक्स फाई क्या होता है, फाई होता है अपने पास विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश का अदिश गुणनफल। फाई क्या होता है, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। तो अपने पास परिभाषा तो फ्लक्स की क्या थी, फाई इज इक्वल टू समेशन Q अपॉन में ε0। गाउस का नियम तो इतना ही था, लेकिन फाई का जो मान है वो अपने क्या ले सकते हैं, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। अब जो ये वाला एक चिन्ह और लिखा गया है इसके अंदर देखिए, ये अपने पास इंटीग्रेशन का साइन लगा करके इस तरीके से लिखा गया है, ये अपने पास होता है बंद पृष्ठ का समाकलन। इसमें अपनों ने देखिए स्पष्ट लिखा था कि गाउस के अंदर किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, तो अभी जो अपने समाकलन ई डॉट डी ए था उसको बंद समाकलन लिखेंगे अपने पास क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ये अपने पास गाउस का नियम का कथन है, या अपने पास बोल सकते हैं गाउस के प्रमेय है। तो बहुत ही आसान सी प्रमेय है कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुणा होता है, और फ्लक्स का मान रखेंगे तो अपने पास वो इस तरीके से आ जाएगा। तो ये पूरी समीकरण बन गई गाउस के नियम की। अब इसमें जो ε0 क्या है, ε0 है निर्वात की विद्युतशीलता, यानी कि अपने पास निर्वात में उपस्थित बात करेंगे तो निर्वात की विद्युतशीलता हो जाएगी। अगर माध्यम होगा तो अपने पास इसमें क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन आ जाएगा, और एप्सिलॉन क्या होता है, माध्यम की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन क्या होता है, माध्यम की विद्युतशीलता। नेक्स्ट अपने पास देखिए गाउस के नियम की व्युत्पत्ति। अपनों ने गाउस का नियम पढ़ लिया, अब इसको अपने ज्ञात कैसे करते हैं, इसको डेराइव कैसे करते हैं वो और चेक करते हैं इसके अंदर। तो देखिए अपने पास एक बिंदु आवेश Q, यहां पर अपने पास कोई भी आवेश एक Q है जिसको अब इस बंद पृष्ठ में रखा गया है, इससे r दूरी पर इस ये जो अपने पास आवेश है इससे r दूरी पर कोई बिंदु P है, और इसके ऊपर क्षेत्रफल अल्पांश कितना ले रखा है अपनों ने, dA ये वाला, और इसके ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना है, E वेक्टर, दोनों के बीच का कोण कितना है, थीटा। तो यहां पर जो इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आएगा वो कितना आएगा, E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। ये के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर क्यों आएगा, क्योंकि आवेश कितना है अपने पास Q, इस आवेश से दूरी कितनी है R, किसी भी आवेश Q से R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होता है के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। अब अपने बात करते हैं फ्लक्स की।
कोई भी क्षेत्रफल सदिश डीए वेक्टर से निर्गत फ्लक्स का मान कितना होता है। फ्लक्स की परिभाषा अपनों ने पढ़ी थी कि फ्लक्स की परिभाषा के अंदर जो अपने पास फाई का मान आएगा वो फाई का मान कितना आता है, ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर। अब फाई का मान एक तो ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर है। अब इसमें ई वेक्टर का मान अगर अपने रखें, फाई का मान कितना होता है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स का मान ज्ञात करोगे तो ई डीए कोस थीटा का क्लोज इंटीग्रेशन। ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर को अपने लिख सकते हैं, ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर को लिख सकते हैं ई डीए कोस थीटा, ई डीए कोस थीटा, ये अपने पास लिख सकते हैं ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर को। अब जो समाकलन था, समाकलन अपने पास क्या है, संपूर्ण बंद पृष्ठ के लिए, तो इसको अपने क्लोज इंटीग्रेशन लिख दिया। तो ई का मान रखेंगे के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, ई का मान कितना है, ई का मान आ गया के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, और साथ में क्या पड़ा है डीए कोस थीटा। अब जब भी अपने इंटीग्रेशन करेंगे, अब के क्यू तो बाहर आ गया, बचा क्या, बचा इंटीग्रेशन में देखिए डीए कोस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। ये अपने पास एक 11th क्लास के वीडियो है, उसमें अपनों ने डीए अपॉन में आर स्क्वायर किसको परिभाषित किया गया, इसको अपने अलग से देखिए। एक अपने पास होता है समतल कोण, समतल कोण होता है किसी भी रेखाखंड द्वारा किसी बिंदु पर बनाया गया कोण समतल कोण कहलाता है। और किसी भी क्षेत्रफल द्वारा किसी बिंदु पर अंतरित कोण क्या कहलाता है, घन कोण कहलाता है। और घन कोण की परिभाषा क्या होती है, क्षेत्रफल सदिश बटा में दूरी का स्क्वायर, क्षेत्रफल बटा में दूरी का स्क्वायर। अगर क्षेत्रफल किसी कोण पे है तो अपने पास, अगर क्षेत्रफल किसी कोण पे है तो अपने पास कितना आ जाएगा, ए कोस थीटा अपॉन में, ए कोस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। ये अपने पास परिभाषा होती है घन कोण की। तो अगर इस घन कोण की परिभाषा का अपने उपयोग करते हैं इसके अंदर, तो अपने पास यहाँ पे देखिए जो भी अपने पास फॉर्मूला बन रहा था उसमें जो अपने पास डीए कोस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर है, इंटीग्रेशन से आगे आगे ये देखो जो मैंने यहाँ पे अलग से लिखा हुआ है ये वाला, इसका मान कितना हो जाएगा, घन कोण के बराबर हो जाएगा। तो अपने पास देखिए इसको मान को रख देते हैं अपने घन कोण के बराबर। घन कोण का मान यहाँ पे अपनों ने लिख दिया डीए कोस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। अब जो अपने पास घन कोण होता है, यानी कि इस तरीके से पूरा साइकिल बनता है किसी भी क्षेत्रफल द्वारा। अब ये वाला जो अधिकतम मान है इसका मान कितना हो सकता है, 4 पाई, समतल कोण का 2 पाई और घन कोण का कितना हो जाएगा 4 पाई। अब अपने पास बंद पृष्ठ के अंदर इसकी बात करें तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 पाई। तो अगर इसको अगर अपने सॉल्व करते हैं तो इसका मान कितना आ गया, फाई का मान आ गया के क्यू इंटू 4 पाई, के क्यू इंटू 4 पाई। अब अपने पास देखिए के का मान कितना होता है, के का मान होता है 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये अपने पास के का मान होता है 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो अब इसके अंदर देखिए 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, क्या बचा, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये अपने पास गाउस का नियम था। इसके आगे देखिए अभी तक तो अपने पास सिर्फ क्या था, एक ही आवेश था, एक ही आवेश था तो अपने पास क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट आ गया। अगर एक से ज्यादा आवेश है, एक से ज्यादा आवेश है तो अपने पास मान लीजिए कितने आवेश है, एन आवेश है, Q1 Q2 और Qn। तो इनके कारण अलग अलग फ्लक्स भी कितना आ जाएंगे, φ1 φ2 φn, और इनके कारण कुल फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा, φ इज इक्वल टू φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 टेस्ट इज φn। और अगर इनकी वैल्यू रखें, फाई का मान कितना है, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट पहले के लिए, दूसरे के लिए कितना हो जाएगा Q2 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और तीसरे के लिए कितना हो जाएगा Q3 अपॉन में, इसी तरीके से Qn के लिए कितना हो जाएगा Qn अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट सभी में कॉमन आ गया, बचा क्या, Q1 प्लस Q2 डैश डैश Qn, और इसको अपने लिख सकते हैं समीशन Q। तो अपने पास जो फाई का मान आ गया कितना आ गया, समीशन Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। और ये अपने पास क्या था, गाउस का नियम था। बहुत ही आसान है इसका डेरिवेशन, बहुत ही इजी तरीके में आपको बताया गया। देखिए बहुत ही इजी तरीके से आपको इसको आप समझ सकते हो। देखिए किसी भी पृष्ठ के अंदर अपने को गाउसीय पृष्ठ है, उसमें उपस्थित आवेश Q से R दूरी पर जो हो गया अपने पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान करते हैं, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना आता है, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। दूसरा अपने को करना है, अपने को पता है गाउस का नियम फ्लक्स को बताता है, तो किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स को बताता है,
तो फ्लक्स की परिभाषा से अपने उसका सूत्र निकालते हैं ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। अब इनके बीच का कोण थीटा है तो इसको अपने लिख सकते हैं ई डी ए कोस थीटा। बंद पृष्ठ का समाकलन है तो क्लोज इंटीग्रेशन हो गया। अब ई का मान के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, ई का मान ही पुट किया के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। अगर इसमें से के क्यू बाहर लिख लेते हैं तो कितना बचता है डी ए कोस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। डी ए कोस थीटा क्या है क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल बटा में दूरी का स्क्वायर। ये अपना देखिए क्षेत्रफल बटा में दूरी का स्क्वायर क्या होता है, क्षेत्रफल बटा में दूरी की स्क्वायर को बोलते हैं अपने घन कोण। क्या बोलते हैं, घन कोण। तो ये अपने पास घन कोण की परिभाषा बन गई डी ए कोस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। और घन कोण का अधिकतम मान, क्योंकि ये क्लोज इंटीग्रेशन है बंद पृष्ठ के अंदर, डी ओम का मान कितना हो जाएगा 4 पाई, डी ओम का मान कितना हो जाएगा 4 पाई। तो ये आंसर आ गया अपने पास के क्यू इंटू 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट बच गया। अगर अपने पास एक आवेश है तो क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, एक से ज्यादा है तो अपने पास उन आवेशों के योग के बराबर हो जाएगा फ्लक्स। तो पहले के लिए फ्लक्स के लिए फाई 1 क्यू 1 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, दूसरे के लिए क्यू 2 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। इस तरीके से इन सभी से 1 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया, बचा क्या Q1 प्लस Q2। इसको अपने क्या लिख सकते हैं समेशन Q। तो ये अपने पास डेराइव हो जाता है गाउस का नियम। अब गाउस के नियम के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है देखिए। पहला, गाउस का नियम केवल बंद पृष्ठों के लिए लागू होता है। ये अपनों ने अभी पढ़ा था, क्योंकि परिभाषा जब भी लिखते हैं तो पहली परिभाषा ही मैंने आपको यही हेडिंग लाइन अंडरलाइन करवाई थी कि केवल बंद पृष्ठों के लिए, अब जो भी अपने पास है बंद पृष्ठों के लिए गाउसीय नियम लागू होता है। अब दूसरा देखिए, गाउस के नियम में परिबद्ध करने वाले गाउसीय पृष्ठ, परिबद्ध करने वाले पृष्ठ को गाउसीय पृष्ठ कहते हैं। जैसे अपनों ने अभी पढ़ा था कि जिस भी अपने पास कोई भी आवेश Q है, उस आवेश Q के चारों ओर एक गाउसीय पृष्ठ लेते हैं। तो गाउसीय पृष्ठ जो भी पृष्ठ बनाएंगे जो भी आवेश को परिबद्ध करता है, जैसे मान लीजिए अपने पास आवेश ये Q है, इस आवेश Q को परिबद्ध करने वाला अगर अपने पास आवेश का क्षेत्रफल किसी भी प्रकार का पृष्ठ है तो इस पृष्ठ को अपने बोलते हैं गाउसीय पृष्ठ। इस पृष्ठ को अपने क्या बोलते हैं, गाउसीय पृष्ठ। गाउसीय पृष्ठ आप किसी भी आकार का आकृति का ले सकते हो, इस प्रकार भी ले सकते हो, ऐसा भी ले सकते हो। ये सारे क्या होंगे, गाउसीय पृष्ठ होंगे। अब इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि गाउसीय पृष्ठ काल्पनिक और वास्तविक कैसा भी हो सकता है। गाउसीय पृष्ठ काल्पनिक भी हो सकता है, गाउसीय पृष्ठ क्या हो सकता है, वास्तविक हो सकता है। और गाउसीय पृष्ठ अपनी आकृति और आकार को स्वेच्छा से किसी भी प्रकार का ले सकते हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि चाहे आप सर्किल की फॉर्म में ले लो, चाहे आप स्क्वायर की फॉर्म में ले लो, गाउसीय पृष्ठ किसी भी तरीके का लिया जा सकता है। और अपने पास क्या होता है, गाउसीय पृष्ठ वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार का हो सकता है, काल्पनिक भी हो सकता है, वास्तविक भी हो सकता है, और स्वेच्छा से किसी भी आकार का लिया जा सकता है। अब ये अपने पास बंद पृष्ठों के लिए लागू होता है। ये इतनी इंपॉर्टेंट कंडीशन थी। तो इसके बाद में गाउसीय पृष्ठ का जो अपने एप्लीकेशन है वो आगे पढ़ेंगे। आज अपनों ने पढ़ा है गाउस का नियम, और गाउस के नियम से पहले कुछ डेफिनेशंस जो अपने क्या होती है, जैसे मान लीजिए फ्लक्स है या अपने पास आवेश वितरण है, उनको अपनों ने पढ़ा था। 3 प्रकार का आवेश वितरण होता है। एक प्रकार का अपनों ने पढ़ा था फ्लक्स। सबसे पहले अपनों ने क्या पढ़ा था, विद्युत फ्लक्स, यानी कि विद्युत क्षेत्र में अगर किसी भी क्षेत्रफल सदिश से लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं को क्या बोलते हैं, विद्युत फ्लक्स। उसके बाद में अपनों ने पढ़ा 3 प्रकार का आवेश वितरण, रेखीय, क्षेत्रफल और आयतन, लेमडा, सिग्मा और रो। लेमडा क्यू अपॉन में एल, सिग्मा क्यू अपॉन में ए और रो क्यू अपॉन में वी। उसके बाद में गाउस का नियम पढ़ा अपनों ने, क्या होता है समेशन क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। और उसके बाद गाउस के नियम को अपनों ने डेराइव किया है किसकी सहायता से, फ्लक्स की परिभाषा की सहायता से। तो बहुत ही आसान है, बिल्कुल आसान तरीके से इसको करवाया गया है। तो इसको ज्यादा से ज्यादा आप इस टॉपिक को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।